नमस्कार। आप सभी बाल गोपाल संरक्षकों का, बाल गोपाल क्या, बालिकाओं का भी, प्यारी प्यारी सी बालिकाओं की भी संरक्षकों का श्री अरविंदो सोसाइटी अभिनंदन करती है और अपेक्षा करती है कि आप राष्ट्र की कर्णधारों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपसे इस कार्य का, इस पुनीत कार्य का आग्रह करती हूँ। ये कहा जाता है कि जिंदगी जन्नत होती है दोस्तों, जिंदगी जन्नत होती है दोस्तों, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। आखिर कुछ तो होगा आपके अंदर ऐसा कि जिसके कारण हर माँ बाप को सम्मान के, श्रद्धा के, गरिमा के पूर्ण ढंग से देखा जाता है। पूर्व में पिछले सप्ताह हम लोगों ने बालकों को व्यवस्थित करने वाली मानसिक आवेगों जैसे तनाव, हताशा, अंतर्द्वंद जैसे विषय में वार्ता की एवं उसके निराकरण के रूप में समायोजन को अपनाने का सुझाव दिया था। आज इस सप्ताह हम कुछ मानसिक क्रियाओं का उल्लेख करने जा रहे हैं और वह है बालकों को याद कैसे कराया जाए या उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कैसे बनाए। इसका निर्णय हमने निधि अग्रवाल जी की, जो निधि अग्रवाल जी जो हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, उनके कमेंट बॉक्स में पूछे सवाल के आधार पर किया है। यदि आप भी कोई समस्या देंगे तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। मैं इस तरह नहीं सिखाना चाहती कि आपको सैद्धांतिक रूप में सिखाऊं, मैं एक व्यवहारिक रूप में, क्योंकि आप माता पिता हैं, प्रतियोगी तो है नहीं कि प्रतियोगी परीक्षा के कैंडिडेट हैं, तो मैं इस तरह से आपको सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का भविष्य किस प्रकार सुरक्षित रखें। देखिए, सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ बालकों की अवस्था की। हमारा जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास निरंतर प्रक्रिया पर आधारित है। गर्भाधान में बालक होता है तो वो माँ के पोषण से सुरक्षित रहता है। उसी तरह से उसके बाद जब वो संसार में आता है तो शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था जीरो आयु से लेकर 2 वर्ष तक की आयु की होती है। उस समय उसके अंदर एक संवेगात्मक दुश्चिंता होती है। संवेगात्मक दुश्चिंता कैसे कि मान लो उसकी दादी उसको गोद में लेने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगता है, यानी कि वो और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, केवल माँ के अलावा। और देखा जाए एक आशावादिता से देखिए कि वो एक सामाजिक मुस्कान का काल है उसका। जो भी उसको देखता है एकदम प्यारा प्यारा सा, गपलू गपलू, सॉफ्ट सा वो बच्चा देखते तो हर किसी के, समाज के हर प्राणी का उसको देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान हो जाती है। कोई व्यक्ति क्या ऐसा होगा जो बच्चे को देखकर ना मुस्कुराए और उस बच्चे के भविष्य के प्रति आशान्वित ना हो। अंतर से, उसके अंदर से एक आशीर्वाद निकलता है, ये बच्चा खूब फूले फले स्वस्थ रहे। और धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे बड़ा हुआ 3 पहिए की गाड़ी लेकर चलने लगता है, जैसे जिसको कि गडुलना भी कहते हैं, वॉकर भी कहते हैं, तो उसमें लेके ठुमकता ठुमकता वो चलना सकता है। तब माँ बाप कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं कि अरे देखो देखो मेरा बच्चा तो खड़ा होने लगा। ये फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे से शब्दों को बोलने लगता है, जिसको भी पुकारता है वो इतना प्रसन्न हो जाता है, आज इसने दादी का, आज इसने मम्मा का, आज इसने पापा का। तो इतना ज्यादा एक छोटा सा बच्चा घर में खुशी देने का एक उपादान बन जाता है, एक ढंग बन जाता है। हर लोग इतने खुश होते हैं कि देख मेरा बच्चा धीरे धीरे क्या है, वो चीजों को उठाने भी लगता है और चीजों से खेलने के, खिलौनों से, थोड़ी थोड़ी खिलौने से भी खेलने की कोशिश करता है और छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करके, जैसे मैंने अभी बताया, उस सब लोगों को एक प्रसन्नता का वातावरण बना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का समय हमारे यहाँ कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से भी पहले का समय। तो पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये जरूरी नहीं, इससे अतिरिक्त भी लक्षण होंगे। ये तो जो दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वो मैं आपको बताए जा रही हूँ। अब इस समय इसके खिलौने की आयु हो जाती है और जैसे वहां पर वो संवेगात्मक दुश्चिंता होती थी, यहाँ पर उसके अंदर सामाजिक स्वीकृति आ जाती है। वो अपनी दादी, नानी, पापा, बाबा, भैया, बहन सबको स्वीकार करने लगता है। और इस समय को, इसके एक और चीज कहते हैं, इसको गंदा काल भी कहते हैं। आप सोचेंगे गंदा काल क्यों कहेंगे बालक के, क्योंकि इस समय उसे गंदे रहने की प्रवृत्ति
बहुत है। चाहे माँ कितने भी कपड़े पहना दे, पापा उसका चेहरा साफ कर दे, दादा दादी कर दे, थोड़ी सी देर में गंदा होकर आ जाता है। माँ बार बार सोचती है कि आखिर क्या करूं तेरे साथ, इतना हर बार तू इतना गंदा होकर आ जाता है। और एक धीरे धीरे और बहुत उसकी बात होगी कि ये ना थोड़ा सा मिथ्या भाषण भी करने लगता है। मिथ्या परिस्थितियों का काल भी माना जाता है। छोटी छोटी बातों में झूठ भी बोलने की इसकी आदत होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि 90% मस्तिष्क का विकास इसका हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी खोजी प्रवृत्ति होती है। हर चीज को देखने की, जानने की जिज्ञासा उसकी होती है। तो उसका जो है कारण क्या है कि उसका पूरा मस्तिष्क का विकास 90% हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं, और एक इसके अंदर और एक इच्छा होने लगती, बलवती होती है। जैसे वो गर्व को और शर्म को, जैसे उसको जरा सा उसकी तारीफ कर दो तो खुश हो जाता है, और जरा सा से कहो कितना गंदा कर दिया तो उसके अंदर शर्म की, लज्जा की भावना आने लगती है, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। जब उसे देखता है कि कोई मेरी बुराई करता है तो उसके पास जाना नहीं पसंद करता, जो उसकी तारीफ करता है उसके पास वो आकर के बहुत प्यार से खेलता है, कूदता है, और अब आत्माभिव्यक्ति एक विश्वास के ढंग से, आत्मविश्वास के ढंग से करता है। अब आ जाते हैं, इसके बारे में मैंने तो आपको बात बताया कि ये थी आयु 11 वर्ष तक। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक तो हो गई आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की, जो कि भारत में, वहां तो टीन एज कहते हैं यूरोप में, और उसमें यूरोपीय कंट्रीज में, जो बाहर की कंट्रीज है। पर हमारे यहाँ 12 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था माने लगते हैं। वैसे तो 11 वर्ष से ही उसके अंदर काफी कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। अब किशोर अवस्था को मैंने कितना आपको बताया था अभी पिछले हफ्ते, ये सबसे जीवन का सबसे कठिन। अच्छा, दिव्य स्वप्नों की अनुभूति शैशवावस्था में भी होती थी और किशोर अवस्था में, उसमें दूसरी तरह के दिव्य स्वप्न देखने की आदत होती है शैशवावस्था में बच्चे को, और इसमें कुछ और, इसमें बहुत विकसित रूप होता चला जाता है। और पर कभी कभी पारिवारिक वातावरण अच्छा ना हो तो उसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति भी जन्म लेने लगती है कि बच्चा, इसीलिए तो कहा जाता है कि परिवार का वातावरण बच्चे का सबसे अच्छा होना चाहिए, तो वही उसको डाकू बना देता है और वही उसको एक महापुरुष बना देता है। तो इसका तभी आपको कहा जाता है कि आपकी जो स्थिति है वो बहुत ही गरिमापूर्ण है, जिसमें कि आपको ये गृहस्थ जो है, गृहस्थ धर्म निभाना हर किसी के बस की नहीं है। गृहस्थ धर्म में हमें कितने सारे त्याग, संयम, अच्छे आचरण का पालन करना पड़ता है, तब जाकर हम उसको निभा पाते हैं। अब ये कल्पना जगत में बहुत रहता है, इसके अंदर आत्म सम्मान की भावना बहुत आने लगती है कि मैं ही हूँ जो कुछ है, मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, जरा सी बात में चिढ़ जाता है, जरा सी बात में खुश हो जाता है। और अब तो ये तो जो बाल्यावस्था थी उसमें बच्चा टोली में रहना तो पसंद करता है, पर उनसे इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं होता, खेल लिया ना, उसके अंदर उनके प्रति इतनी फीलिंग होती। परंतु किशोरावस्था में वो समवयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य होता है। सक्रिय मतलब कि मैं क्रियाशील हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पक्का दोस्त है, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, उसके लिए। तभी कहते हैं कि अपने दोस्तों के लिए वो खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान की बाजी भी, किसी की बात नहीं सुनते। अरे मेरा दोस्त है, हट जा, ये इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह की बातें हमें सुनाई देती रहती है। तो और इस समय में 10% इसके मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, यानी कि काफी हद तक एक व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है, बस उसको अवसर देने की आवश्यकता आगे होती चली जाती है। अब इन सारी अवस्थाओं में जिसका सबसे बड़ा महत्व है स्मरण शक्ति। अब स्मरण शक्ति का इतना योगदान है कि इसके अभाव में व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। आप सोचो, जब आपको कोई चीज याद नहीं आती या कुछ चीज है तो आप कितने परेशान हो जाते हो। चलते चलते आपको याद नहीं आता कि अरे मेरा रुमाल कहाँ रखा है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे को तो इस ड्रेस के साथ ये पहनना था, वो आज दिख नहीं रहा, और आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा, जबकि आपने खुद रखा है। तो आप कितने असंतुलित हो जाते हो। तो स्मरण शक्ति का तो बहुत महत्व है, तो वो तो पूरे जीवन काल बहुत महत्व है। पर बच्चों के अंदर शुरू से अगर स्मरण शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है
तो जो है उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है, नहीं तो अन्यथा कुंठित हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा भूलता है तो वो हमेशा लज्जा का अनुभव करता है, संकोच का अनुभव करता है, समाज में भी, विद्यालय में भी, और कहीं घर के अंदर भी सब लोग बड़े आराम से कहने लगता है, अरे इसे मत दो, ये नहीं रखेगा, कहीं तो भूल जाएगा, ये तो बता ही नहीं सकता। तो कितनी अजीब स्थिति हो जाती है। अच्छा, अगर आप आगे कभी किसी डिमेंशिया के या अल्जाइमर के रोगी से मिले, जो ये अवस्था बुढ़ापे में जाकर या प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। वो किसी को पहचान नहीं पाता। आप जाके कहते हो तो मुझे पहचान रहे हो, बाबा मुझे पहचान रहे हो, चाची मुझे पहचान रहे हो, चाची आपने मुझे पहचाना, मैं हूँ वो हूँ, ताई मैं मुझे पहचाना। पर वो ऐसे करके निरीह से देखते रहते हैं, तो आपको उनके प्रति बहुत ही करुणा आती है। फिर आप सोचते करें क्या। और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम का या कुछ वो डैमेज होने के कारण कोमा तक की स्थिति हो जाती है। कोमा तो बहुत ही भयंकर इस अवस्था होती है। तो इसलिए हम हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्मरण शक्ति मजबूत हो, हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत हो। उसके लिए हम क्या करें। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि स्मृति आखिर है क्या है। स्मृति, मेमोरी, याद करना, स्मरण, ये सब है क्या। देखिए, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ज्ञान वाहक तंतु, जो हमारे ज्ञान को ले जाने वाले तंतु हैं, वो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो इसका प्रमुख केंद्र है स्मरण शक्ति का। तो जब हम किसी चीज को छूते हैं, देखते हैं और उसको सुनते हैं, इस पर त्वचा में या जीभ पर स्पर्श करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, तो वो सारे के सारे अनुभव हमारे मस्तिष्क से ज्ञान केंद्र में पहुंच जाते हैं। वो अनुभव ज्ञानवाहक तंतु के माध्यम से, यानी कि सेंसरी नर्व्स के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे सेंसरी सेंटर में, ज्ञान का जो केंद्र है उसमें पहुंच जाते हैं। उसका अनुभव वहां, उसका जो अनुभव है, जो हमारे अनुभवों की एक प्रतिमा बन जाती है। जब वो प्रतिमा बन जाती है तो उससे एक छाप पड़ जाती है, वहां पर वो स्थित एक छाप बन जाती है, जिसे हम एनग्राम भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनग्राम बोलते हैं। ये छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति चिन्ह। ये जो छाप होती है, ये वास्तव में जो हमारे पहले अनुभव होते हैं उसका एक स्मृति चिन्ह होता है, और जिस कारण मानसिक रचना के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जो हमारी मानसिक रचना है वो कुछ न कुछ बदलने लगती है, और ये अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन में रहता है और फिर अचेतन में चला जाता है। और वही भूल जब अचेतन में चला जाता है तो उसको हम भूलना कहते हैं, कि अब हम भूल गए हैं। परंतु इस अनुभव को चेतन मन में संचित रखने, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसे चेतन मन में, अचेतन से चेतन मन में लाने की जो हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर जो कैलिबर है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मृति। अब आइए उससे बात कर लेते हैं कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यानी सबसे पहला काम क्या है, जब हमने किसी चीज को सीखा है तो क्या कहलाया, और फिर उसको ही हम याद रखते हैं कि ये हमने सीखा था, तो ये जो है स्मृति कहलाती है। तो अब क्या है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति जो है फिर से दोहराना है किसी भी चीज को। जैसे मैंने किसी चीज को कहीं रखा है, एकदम मैं सोच रही हूँ मैंने कहाँ रखा, एकदम याद आता है ये तो मैंने कॉर्नर में रखा था। तो वो कॉर्नर में रखना क्या हुआ, इसकी पुनरावृत्ति हुई, इसको दोहराया गया, तो ये क्या हो गया, हमारा स्मृति। और जब पूर्व अनुभवों को, पहले के जो अनुभव हैं, जो हमने सीखे हैं, जो भी हमने करा है, तो अचेतन मन में संचित, जो मैंने अभी आपको बताया कि अचेतन मन में जब संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में ले आए, तो उस शक्ति को हम स्मृति कहते हैं। तो स्मृति का आधार क्या है, अर्जित अनुभव, जो हमारे पहले के अनुभव हैं, और उसका पुनर्जागरण परिस्थिति के अनुसार जब होता है तो स्मृति कहलाता है। अब आइए कि जो है
स्मरण स्मरण तो हम तो ये कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत भूल जाते हैं, अरे हम तो असली बात क्या है, जब हम किसी भी अनुभवों को पूरी तरह से जीने लगते हैं तो हमें याद करने में कोई परेशानी नहीं होती। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, हम बच्चों से कहते हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ तुझे याद नहीं हो रहा, तो उस पढ़ाई को अगर हम उसे जीने के ढंग में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम उसको इस तरह का वातावरण दे जिससे कि वो उन क्षणों को जो पढ़ा हुआ है उन क्षणों को भी ढंग से जी ले। अब होता क्या है, अब विस्मरण, आप बहुत कहते हैं भैया मैं तो भूल जाता हूँ, भाई मुझे नहीं पता, मेरे बस की नहीं है, मैं याद नहीं रखूंगा। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, विवाह समारोह में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं सुनो सुनो ताई आप रख लो, या चाची आप रख लेना, आप ही संभाल कर। नहीं भैया मुझे मत दे, कहीं इधर से उधर हो गया तो मेरे से मत पूछो, मैं तो भूल ही बहुत जाती हूँ। कई लोग इस तरह से कहते हुए मिलते हैं। आखिर ये क्या है, भूलना, भूलने का मतलब विस्मरण। उसको स्मृति से बाहर जब चीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं विस्मरण। और विस्मरण क्या होता है कि जब हम सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं तो हम अक्सर उस चीज, वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। पर आप सोच रहे हैं कि ये जो है केवल आपके साथ होता है, ऐसा नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए अपने को असामान्य मत महसूस करिए कि जो है भैया मैं तो भूल जाता हूँ, पता नहीं मुझे तो कोई बीमारी हो गई। बीमारी कुछ नहीं, हर किसी के है। अब देखो मैं साइंटिफिक वे में आपको बताती हूँ, जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसका 90% तो थोड़ी सी देर में ही गायब हो जाता है। बोलो कैसे, कि क्योंकि 20 मिनट के अंदर जो कुछ भी हमने याद किया है, जो भी कुछ हमने सीखा है, वो क्या है 45% निकल गया। 1 घंटे में क्या होता है 55% निकल जाता है। एक दिन में क्या है 65% निकल जाता है। एक सप्ताह में लगभग 75% निकल जाता है, और एक महीने में 80% निकल जाता है, और एक वर्ष में तो 95% निकल जाता है। तो ये कोई बात नहीं, आप मत सोचो कि ये जो है मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। केवल 5% तक ही आपके साथ 5% तक ही आपके दिमाग में वो बातें रहती हैं। अगर यदि नहीं हो, अगर मान लो, सोचो कि विस्मरण ना हो, आप भगवान का धन्यवाद करिए कि उसने आपको भूलने की ताकत दी है। अगर आप भूलते नहीं तो आप तो पागल खाने में बैठे रहते, यानी हम सभी पागल खाने में बैठे रहते, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी बातें आती रहती, इतनी सारी बात आती कि हम ये दिमाग पकड़ कर बैठ जाते। कई बार ऐसा होता है ना, इधर से कोई बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहा है, तो कहते भैया चुप हो जाओ ना, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों हो जाओगे पागल? क्योंकि चारों तरफ के जो संदेश है वो आपके मस्तिष्क नहीं ग्रहण कर पा रहा। तो क्या है, विचार भी जब इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका दबाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि दिमाग के कमजोर होने पर भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि दिमाग पूरे शरीर के ज्ञान का स्टोर है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ये पूरा कंट्रोल रूम है हमारी पूरी बॉडी का। जैसे मैं तो कई बार सोचती हूँ कि जो कुछ भी समाज की संरचना हुई है, जो भी कुछ हुई है, वो शायद हमारे शरीर को ही देख करके हुई है। जैसे सबसे पहले आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे माँ के गर्भ में सबसे पहले ये सीढ़ी बनता है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड बनती है, जो कि सारा का सारा स्नायु तंतु के है, जिस पर कि पूरी हमारी बॉडी आधारित होती है। उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है। तो है ना आश्चर्य की बात। तो ये जो दिमाग है, छोटा है, बड़ा ही अजीब सा बना हुआ है, आप मस्तिष्क की रचना देखेंगे, पर उसके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, कितना कुछ भरा हुआ है। तो वो सब हमें, पर अब चलिए हमने सोच लिया, याद करा, पर तभी ये इसका को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कई बार जो है बड़ी कठिन स्थिति हो जाती है जब हम सोचते हैं हम भूल गए। पर आप कभी विचार करो, जब आपको कोई चीज की आवश्यकता हुई, उपयोगिता की आवश्यकता हुई, तो एकदम आपके दिमाग में से निकलती है ना बात फटाफट। अरे हाँ, जैसे कि आप यही सोचो कि आप रसोई में खाना बनाने जा रहे हो,
खाना बनाते ही आपने कहा कि अ, मुझे तो जीरा लेना है, तो आप जीरा ही तो उठाती हो, कोई और चीज तो नहीं उठाती। तो क्या हुआ, आपके दिमाग में जैसे ही आपकी उपयोगिता थी आपने उसको उठाया और एकदम छौंकना शुरू कर दिया। तो कई बार ऐसा तो होता है कि जीरा और अजवाइन में अगर आपका ढंग से चश्मा ना लगाओ या दूर से देखो तो कई बार लोग कर जाते हैं, पर आपके दिमाग में जीरे की अनुभूति होती है ना, जीरे की जगह आप मेथी तो नहीं डाल देते। तो इसका मतलब उपयोगिता की जैसी आपके अंदर उपयोगिता आई, उपयोगी हुआ कि ये मुझे उपयोग में कर लानी है, तो एकदम वो वस्तु आपके सामने आ जाती है। तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। अगर उसके बाद भी क्या है, लगातार आपको जब तक आपको आवश्यकता है वो बात आपको याद रहती है, तो भी आप गलत नहीं है। बाद में भूल जाए तो भूल जाए। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ है, तो क्या कहते हैं, एकदम क्या होता है, उसके सारे दिमाग में से सब गायब, वो बैठा हुआ है, हाय पूरी रात तो पढ़ा था, आज तो करा था, ये सब तो मुझे आता था, ये कैसे नहीं करता। उसमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि होता है ये, पर क्या कहते हैं, उस समय ऐसा करना चाहिए जो सरल प्रश्न है, जिसको के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस है, उस काम को उसको करना शुरू कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम रिकॉल करने लगते हैं और वो पूरा का पूरा हमारे सामने वो सारा जो है परसेप्शन क्लियर होता चला जाता है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर। सिर्फ आवश्यकता क्या है, धैर्य और संयम की। उसके बाद भी क्या कहते हैं, याद है, और जरूरत पड़ने पर, जैसे अब बिल्कुल ऐसा है डम, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे पास कुछ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और जब आपको एकदम जरूरत पड़ी, सारी चीजें आपसे रखी है, मान लीजिए आपके पति पत्नी हैं, तो पति ने एकदम पत्नी से कहा कि मेरी वो ब्लू कलर की जो शर्ट थी वो तुम्हें मैंने उसने दी थी, रखी है कहीं? वो थोड़ी देर सोचे, बोले हाँ हाँ वो तो मैंने रखी है, वो तो उसमें हैंगर में टंगी हुई है। तो क्या हुआ, सारे दिन थोड़ी ना आप याद करते रही कि ये जो है वो ब्लू शर्ट के बारे में सोच रही है, इसके बारे में सोच रही है, बल्कि हो क्या रहा है कि वो ब्लू शर्ट जैसे ही आपको आवश्यकता हुई एकदम याद आई। इसका मतलब आप पूरी तरह नॉर्मल है। और अगर ऐसा होता है कि हमें यही स्मरण कहलाता है, यही स्मृति कहलाती है, क्योंकि सारी वस्तुएं, सारी बातें जो हमारे पूर्व अनुभव की है वो अचेतन में चली जाती है, और फिर उसके बाद वो हमारी आवश्यकता पड़ने पर जब वो चेतना के स्तर पर आती है, हमारे मन मस्तिष्क पर चेतन मन में आ जाती है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं। और ये सबके साथ होता है, पीछे पीछे वो आवश्यकता पड़ने पर वो हमारी मेमोरी जो है एकदम हमको घंटी बजा देती है, हाँ ये काम है। तो उससे क्या हुआ, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो भूलता ही हूँ, मेरा बच्चा तो भूलता ही है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो रही है। आप सबसे पहले देखिए बच्चे के स्वास्थ्य की तरफ। जो स्वस्थ, देखो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग या स्वस्थ मन निवास करता है हमेशा। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो रहा कि कहीं उसका शरीर अस्वस्थ है। कभी कभी बच्चे के पेट में दर्द होता है, पेट पाचन क्रिया संतुलित हो जाती है, कभी कभी उसको के पैर में दर्द हो रहा है, कभी दिमाग में, कभी कभी उसके पेट में कीड़े होते हैं, कभी कभी यहाँ तक सुनने में आता है कि बच्चे के दिमाग में कीड़ा घुस गया है। अभी मैंने देखा नहीं पर सुना है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी बच्चा कैसे याद करेगा? हम माँ बाप सोच रहे हैं लो जी इसे कुछ याद ही नहीं होता, पता नहीं कैसा है। सबसे पहले आप उसे देखिए, अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो याद नहीं कर पा रहा, तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना जरूरी है। सारी बातें एक तरफ, सबसे पहला जैसे संस्कृत में भी कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, सब सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखना ही हमारा धर्म है। एक और भी आता है, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया। अब मैं तीसरे चौथे पांचवे तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर उसको आए तो हमारा जो विषय है वो परिवर्तित होता चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए बच्चे के साथ? सबसे पहले मैं हर माँ बाप को चाहूंगी कि वो अपने बच्चे को स्वस्थ और संतुलित भोजन दें। हमेशा ध्यान रखें कौन सी चीज उसके लिए उपयोगी है, कौन सी। कई बार क्या होता है कि बच्चे को बासी खाना खिला दिया जाता है, अरे ये तो चलता फिरता है, इस उम्र में तो बच्चे सब पचा जाते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ पचा जाते हैं, परंतु वो आगे चल के बहुत परेशानी देते हैं। तो इसलिए उसके भोजन में अच्छा स्वस्थ और संतुलित भोजन हो है। उसके साथ ही अब तो सारे माँ बाप इतने समझदार हो गए कि उस स्वाद की अपेक्षा उसके पोषण पर ज्यादा
ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसकी नींद भी बच्चे की अच्छी हो, उसकी नींद अच्छी हो, वो खेलता भी अच्छी तरह से हो क्योंकि सक्रिय हो, और उसके साथ साथ हमें भोजन के उसके अंदर, वैसे तो आप सभी इतने समझदार हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने के जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि उसके भोजन में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, बादाम है, अखरोट है, ये उसको दिया जाए, मिश्री दी जाए, मसालों में उसको हल्दी दे, उसको दालचीनी दे, सौंफ दे और धनिया दे। ये सारी चीजें उसके मस्तिष्क को, उसके स्मृति के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑलिव ऑयल दे, शहद दे, विटामिन सी के जो फल हैं वो उसको खूब खिलाएं। तो वैसे तो मौसमी फल, जितने भी मौसमी फल हैं वो आप उसको खिला सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, जो भी एंटीऑक्सीडेंट फल है, और आपके विटामिन सी है, ओमेगा 3 है, ये सारी चीजें आप उसको देते रहिए, क्योंकि उसको आप हमेशा उस तरह से देते रहिए। उससे क्या होगा कि वो स्वस्थ और होगा। और सबसे बड़ी पहचान बच्चे की क्या है? अगर आपका बच्चा सक्रिय है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। जरूरी नहीं कि बच्चा मोटा नहीं है, मोटा नहीं हो रहा, बच्चा बहुत पतला है, पर बच्चा भाग दौड़ रहा है, उसके चेहरे पर तेज है, फटाफट अपने काम करता है, उसके अंदर एक उत्साह बना हुआ है, जोश बना हुआ है, तो वो इसका मतलब पूरी तरह स्वस्थ है। अब आते हैं हम स्मृति के प्रमुख कार्यों के विषय में। पूर्व अनुभवों का स्मरण ही स्मृति कहलाता है, और प्रत्येक अनुभव के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक तरह की जो स्मृति होती है उसके अलग प्रकार होते हैं। अब हर तरह की स्मृति है, उसमें आप एक साथ तो नहीं कह दोगे कि ये वाली स्मृति है, ये वाली स्मृति है। इसलिए स्मृति के भी हम कई प्रकार मानते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति में क्या है? जो बच्चा स्वयं में जीता है, बच्चा बड़ा जो भी कुछ है, सिर्फ उसका अपना अनुभव, पूर्व अनुभव होता है, उसके आधार पर याद करता है कि फला दोस्त ने मेरे को ऐसे मदद की थी, वो मेरा पक्का दोस्त है। तो यानी ये उसकी अपनी पर्सनल हो गई, उसने किसी और को नहीं किया गया। तो वो जो है स्मृति क्या कहलाती है? व्यक्तिगत स्मृति। इसी के आधार पर दूसरी इसकी ठीक उल्टी है, अव्यक्तिगत स्मृति। अव्यक्तिगत स्मृति में क्या होता है कि पूरी कक्षा को एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, या पूरे परिवार में एक ही बात बताई जा रही है, तो बच्चे की मेमोरी में, सारे बच्चों की मेमोरी में एक ही बात है, कक्षा की भी, परिवार की भी। तो परिवार का हर सदस्य अपने विषय में जानता है। ऐसे कक्षा का हर बच्चा जो पुस्तक में लिखा हुआ होता है उसको याद करता है, वो होती अव्यक्तिगत स्मृति। इसी तरह से एक होती है स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति हम कभी नहीं भूलते, हर समय रहती है। जैसे कि आप चलते जा रहे हैं तो सीधे आप अपने कमरे की मेज पर बैठ गए जहां आपको पढ़ना है, बच्चे कि आपका बच्चा, तो वो उसकी मेमोरी, उसको आपको कहना नहीं पड़ा, शुरू से एक एडजस्टमेंट हो गया है कि माइंड उसी तरह से बच्चा चलता चला जा रहा है, और वो एक स्थायी स्मृति कि वो उसको कुछ ना सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है, ना कुछ पूर्व अनुभवों को है, वो अपने आराम से करता चला जा रहा है। एक होती है तात्कालिक स्मृति, जो तुरंत तो भूल जाते हैं, तुरंत याद आ जाती है, और उसके बाद भी फिर से तत्काल ही भूल जाते हैं। तो ये हो गई तात्कालिक स्मृति। एक होती है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में क्या होता है? हमें बार बार मेहनत करना पड़ती है, बार बार सोचना पड़ता है। मान लो आपको के बच्चे को वर्णनात्मक कोई निबंध लिखना पड़ा है, राष्ट्र प्रेम के विषय में लिखना पड़ रहा है या कुछ, तो उसके विषय में फिर से स्मरण करेगा, क्या होता है, कैसे इस बात को मैं किस किस तरह से लेकर आऊं कि जिससे मेरा निबंध परिपुष्ट होकर के सबके सामने प्रस्तुत हो सके। तो वो क्या कहलाते हैं? है आपकी सक्रिय स्मृति। और निष्क्रिय स्मृति, जिसमें कुछ स्मरण ही नहीं करना पड़ता, कुछ मजेदार बातें होती है। बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, इतना कहानी सुनना अच्छा लगता है कि उन्हें जब सुनाते हैं तो वो ऐसे करके बिल्कुल सुनते रहेंगे। फिर उसके बाद फिर कभी पूछो तो अपने आप बताने लगे, उसमें ऐसा हुआ था, उसमें ये हुआ था, ये तो ये हुआ था। तो उसने कोई भी मेहनत नहीं की, एकदम निष्क्रिय स्मृति उसकी होती चली गई। अब एक तरह की है तार्किक स्मृति।
तार्किक स्मृति में हमें सोचना समझना पड़ता है, तर्क के माध्यम से सोचना। जैसे विज्ञान विषय है, किसे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिसमें जिज्ञासा की भी युति है। युति माने जोड़ है, जिज्ञासा भी जुड़ा हुआ है, आविष्कार भी जुड़े हुए हैं, और वास्तव में वो भी सोच रहा है कि ऐसे, तो वो चीज होती है तार्किक स्मृति। तो और एक होती है उसी की ठीक उल्टी यांत्रिक स्मृति में कुछ नहीं सोचना पड़ता, सोचे समझे बिना सोचे समझे वो कार्य करता चला जाता है, और अपने कार्य को पूर्ण करना है। जैसे आप नहा रहे हैं तो आपने अपना तौलिया लिया, तौलिया लेके चल दिए, ये नहीं होता, किसी को बताना नहीं पड़ता कि भैया नहा रहा है तो तौलिया है। ब्रश लिया, पेस्ट लगाया, ब्रश को लेके, ये थोड़ी कोई बता रहा है। बड़े बच्चे को, मतलब छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा शुरू में तो बताना पड़ता है, बाद में क्या होता है कि वो अपने आप ही ब्रश में, उससे कहा चल पेस्ट करो तो वो फटाफट जाएगा, ब्रश उठाएगा, ना तो ये बताया गया कि ब्रश उठाना है या कुछ वॉश बेसिन पे गया और फटाफट अपने दांतों को साफ करने लगा। तो ये कैसे हो गई, यांत्रिक उसमें। अब एक होती आदत स्मृति। आदत स्मृति की हमारी करते करते एक आदत बनती चली जाती है, उसको फिर बाद में शुरू में तो कहना पड़ता है। कहते हैं ना कि मनुष्य को अपना भविष्य नहीं बदलना होता, अपना उसको अपनी आदतें बदलनी होती है। जैसे हम शुरू से आदत डालते चले जाते हैं, वही आदतें परिपक्व होकर व्यक्ति का भविष्य बनता है। तो जैसे आजकल की सबसे बड़ी आदत है, पहले तो कोई मास्क नहीं लगाता था, कोई हाथ नहीं बार बार धोता था, तो आज क्या है, शुरू में तो बताया गया। तो आजकल के वो कोविड-19 की वजह से हर किसी के अंदर एक सजगता आ गई है और उसकी एक आदत में शुमार हो गया फट से हाथ धोया, अंदर आया सैनिटाइज किया, या हाथ धोए साबुन से, या कहीं बाहर गया तो सबसे पहले उसने मास्क लगा लिया। तो ये क्या हुआ, हाथ धो, ये आदत स्मृति। अब है शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति में आप इससे बहुत लोग होंगे कि कोई बांसुरी वादक होगा, कोई हारमोनियम बजाता होगा, कोई साइकिल चलाता होगा, साइकिल है, स्कूटर है, तो क्या है, हमारा शरीर उस तरह का अपने आप बन जाता है, उसे हमें याद नहीं करना पड़ता, रिकॉल नहीं करना पड़ता, पर वो हमारे साथ अनायास ही बिना प्रयत्नों के ही होता चला जाता है। तो ये होती है शारीरिक स्मृति। कोई टाइपराइटर है, ऐसे फटाफट उंगलियां चलती चली जाती है, तो ये सब शारीरिक स्मृति है, जो कि शरीर ही अपने आप ही उसको खोज लेता है। अब ये सबसे बड़ी बात है इंद्रिय अनुभवों से। इंद्रिय अनुभव स्टार्टिंग तो मैंने आपसे की थी इंद्रिय अनुभवों से ही, कि जब हम किसी चीज को हमने कभी देखा होता है और स्पर्श किया हुआ होता है, सूंघा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, स्वाद लिया हुआ होता है, तो क्या है, हम उसमें उसको बंद आंखों से भी, बिना कान से एकदम पहचान जाते हैं। किसी को छू करके एकदम कहेंगे नहीं ये है। मान लीजिए बच्चे को कटोरी में रख के हलवा दे दिया, उसकी आंखें बंद करा दी, तो बच्चा उसको छुएगा और कहेगा हलवा है, खुशबू हल्की सी आ रही है उसको। तो ये इंद्रिय अनुभव है। इंद्रिय अनुभव का हमारी स्मृति में बहुत बड़ा महत्व है। आपको एक चीज बताऊं कि एक बार मैं यहाँ की ही एक ट्रेनिंग क्लास अटेंड कर रही थी। ट्रेनिंग क्लास में अटेंड कर रहे अनुभव जन्य ज्ञान पर बताया जा रहा था। तो उसमें क्या बताया कि हम चीयर्स क्यों कहते हैं। अब चीयर्स क्यों कहते हैं भाई सर, कि जब हम सब बैठे होते हैं तो क्या है, हम सारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर ड्रिंक रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, कैसी भी ड्रिंक रखी हुई है, तो हमने क्या है, ग्लास में रखी हुई ड्रिंक भी देख ली, उसकी खुशबू हमारे तक आ रही है, हमारी नाक भी उससे काम कर रही है, उसकी सूंघ खुशबू आ रही है, उसको हमने छूकर भी देखा तो ये तरल तरल है, और जब हमारी टेस्ट में जा रही है तब भी है, पर हमारी जो श्रवण शक्ति है, श्रवण ज्ञानेंद्रिय है, वो कार्य नहीं करती। तो सभी लोग उसको एकदम करके कहते हैं चीयर्स, यानी कि हमारी पांचों इंद्रियों ने उसको काम कर लिया। काम कर। अब जो है एक होती है सच्ची या शुद्ध स्मृति। सच्ची या शुद्ध स्मृति में क्या होता है कि जब हम किसी बात का क्रमबद्ध ज्ञान हमारे अंदर होता है तो वो हमारी सच्ची और शुद्ध स्मृति कहलाती है। मान लीजिए आप किचन में गई, किचन में आपको आटा गूंथना है, तो आप क्या करेंगे, एक क्रम से लेंगी, सबसे पहले सूखा आटा किसी बर्तन में लेंगी, उसके बाद आप एक पानी
लेंगी और उसके बाद उसको घोलकर गूंथना शुरू कर देंगी। पहले आप गूंथती हैं, फिर उसके बाद मथती हैं, तो ये आपका एक क्रमबद्ध ज्ञान हो गया। तो क्रम से है, बिना क्रम के अगर करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि पानी डाल के पहले रख दिया, फिर किसी ने आकर उस पर कपड़ा वो डाल दिया, कई घंटे बाद जाकर के किसी ने कहा कि उसको गूंथ दो। ऐसा तो कभी नहीं होता। हर चीज का एक, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है, आप इसको कभी अन्यथा मत लीजिएगा। ये तो जो जिस समय याद आता जा रहा है वो मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो ये होता है सच्ची है शुद्ध स्मृति। अब स्मृति के अंग क्या क्या है? स्मृति के अंग हैं, कोई भी अगर किसी का भी कोई अंग अपूर्ण रहता है, कोई भी किसी का अगर अंग पूर्ण होता है तो वो पूरी रचना नहीं मानी जाती ना। तो ऐसे ही स्मृति के हैं। स्मृति में हमारी 4 क्रियाएं काम करती हैं। सबसे पहले क्या है? सीखना। हमारे लिए सबसे बड़ी बात चीज है कि हम पहले जिस चीज की हमें स्मृति करनी है उसका अगर हमने भली प्रकार से उसको अगर हमने याद किया है तो आधी लड़ाई तो हमने स्मृति की जीत ही ली। जिस चीज को हमने भली भांति सीखा है, समझा है, वही हमारे स्मृति का 50% काम कर देता है। तो किसी बात को अगर हम भली भांति याद रखते हैं, अच्छी तरह सीख लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद है धारणा। धारणा रिटेंशन, सीखना लर्निंग हो गई, कैसे लर्न किया हमने। उसके बाद हुआ धारणा, हमने किस प्रकार से उसको मस्तिष्क में धारण किया। तो जो है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना। तो कई बार कहते हैं ना, इसे अच्छी तरह समझ में आया, नहीं तो बाद में कहोगे कि हमें नहीं आया याद, हमें नहीं समझ में आया। तो उसको हम सीखी हुई बात को अच्छी तरह से मस्तिष्क में जब हम संचित कर लेते हैं तो है। अधिकतर लोगों के साथ क्या है, अगर वो भूलते हैं तो उनकी जो धारणा है, धारण शक्ति मस्तिष्क में भली प्रकार नहीं होती। कई बार बच्चा जो है डर की वजह से नहीं कर पाता और पिटाई होगी, तो वो जितना डरा होता है, संवेगात्मक स्थिति में होता है, तो उस बात को धारण नहीं कर पाता। और स्वस्थ व्यक्ति सुख दुख भय इनके कारण भी कई बार नहीं कर पाते। अब है स्वस्थ व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से स्मरण कर पाता है, परंतु जो संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति होगा या बच्चा होगा, दुख सुख भय लज्जा किसी में भी होगा, तो उसको इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी, उसकी धारण शक्ति बहुत कम होगी। अब आते हैं पुनः स्मरण, रिकॉल, फिर से उसको याद करना। अब स्मृति तो ऐसे ही होगी। अब कोई चीज है आपके सामने, तो वो जब आपके अचेतन में चली गई है, अचेतन से जब सचेतन में आएगी तो क्या है, आपने उसको रिकॉल कर लिया, दोहरा लिया, उसको याद करा। तभी तो ऐसे अगर आप देखे, आपसे किसी ने कहा सुन वो जो है मैंने दही जमाई थी, तुमने दही जमा दी, तो जो है चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बाद उसने आकर कहा क्या बात है, सुना नहीं, मैंने तो तुमसे पूछा था दही जमी कि नहीं। तो वो कहते अरे मैंने तो सुना ही नहीं। इसका मतलब उसने सुना होता तो वो अचेतन से चेतन की तरफ लेकर आती। अब जब उसने ध्यान ही नहीं दिया तो क्या हुआ, अचेतन से चेतन की तरफ आई नहीं बात, तो जो है रिकॉल ही नहीं हुआ। जब हमारा रिकॉल नहीं ढंग से होगा तब भी हमारी स्मृति पूरी तरह से नहीं होती। तो जब अब सफलता की शिखर से लेकर स्मृति के माध्यम से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं, और अच्छी स्मृति से ही हम भूत को यहाँ लाकर वर्तमान को भले ध्यान में रख करके भविष्य को अच्छा बनाते हैं। तो हमारी स्मृति के माध्यम से हमारा पूरा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। हम भूत में अच्छी बातें डालते हैं, पुरानी बातें, वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से भविष्य को अच्छा बना लेते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं किसी बात को, कि बहुत जल्दी, भाई मेरे को बहुत जल्दी थी, अरे यार मैं तो भूल गई। आपसे किसी फ्रेंड ने कहा अरे आप वो ले आई, उसी के लिए तो उसने आपको बुलाया है, और आपसे कहा वो मैंने कहा था वो ले आई, जरा दे दीजिए। ओ वो तो मैं भूल आई, इतनी जल्दी में आई, इतनी जल्दी में आई, तो क्या फायदा हुआ उसमें से। तो ये रिकॉल करने का जो हमारा ढंग है वो बहुत ही गलत। उसी तरह से अब हमारा है पहचान। तो आप करोड़पति प्रोग्राम देखते थे। करोड़पति प्रोग्राम में विकल्प के रूप में 4 क्वेश्चन रखे हो जाते थे। अब आपने पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, तो आपने उसको एकदम से
रिकॉग्नाइज कर लिया। कैसे कि हाँ हाँ ये वाली बात तो है। अब क्या होता है कि कभी कभी हम किसी से 5 साल बाद मिलते हैं। अब 5 साल बाद मिलते हैं, 5 साल बाद मिलते हैं, तो क्या होता है, हम उस व्यक्ति को देखते ही एकदम उससे संबंधित सारी बातों को याद करने लगते हैं। कई बार कोई दोस्त मिलता है, फिर कहता है अबे यार उस दिन ऐसा हुआ था, हम क्लास में कैसे कैसे करते थे, क्या करते थे। तो ये हुआ पहचान। इस तरह से स्मृति के 4 अंग हैं। स्मृति के 4 अंग हैं, अगर ये चारों पूर्ण नहीं होते तो हमारी स्मृति पूरी तरह से स्थिर नहीं होती। अब चलिए, क्योंकि समय आता जा रहा है, मुझे दिखाया जाता जा रहा है, तो आ जाइए हम देखें जो अच्छी स्मृति के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे क्विक लर्न, जो बच्चा जल्दी से सीख लेता है, तो वो जो है इसका शीघ्र अधिगम, तेजी से जो सीख लेता है उसकी स्मृति अच्छी होती है। गुड रिटेंशन, तो जो है फिर से शीघ्र ही पुनः स्मरण, जो उसके अंग है वही समझ लीजिए कि वही उसकी, तो शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्रता से जो याद है बिना दोहराए एकदम याद कर लेता है। कि कई बच्चों को देखते हैं, अरे ये तो बहुत जल्दी याद करता है, अपने माँ बाप भी कहते हैं मेरा ये तो बच्चा ये बहुत जल्दी याद करता है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। तो स्मृति के आधार पर हम उसके बुद्धिमान है और उसको बेवकूफ साबित कर देते हैं। अब है क्विक रिकॉल, शीघ्र ही जो पहचान लेता है वो अच्छी स्मृति का लक्षण है। और एक दूसरी आवश्यक बातों की ही स्मृति करने वाला। अच्छी स्मृति का क्या लक्षण है, ये नहीं उलझुल सारी बातें आपको याद आ रही हैं तो कहते क्या बेकार की बातें कर रहे हो, अच्छी बात बताओ, जो सही है वही बताओ। तो वो क्या है, अच्छी बातों को ही बताने वाला, जो व्यर्थ की बातें हैं उसको जो है फॉरगेटिंग यूजलेस थिंग्स, जो यूजलेस थिंग्स हैं वो सारी की सारी भूल जाना क्या कहलाती है, एक अच्छी स्मृति का लक्षण है। और लास्ट में क्या है, उपयोगिता, जो हमारी उपयोगी वस्तु है, जैसा मैं आपको बार बार बता रही थी, जो उपयोगी वस्तुओं को हम अवसर आने पर फौरन याद कर लेते हैं। जैसे परीक्षा के समय में हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना है और उस समय हम उसकी तैयारी नहीं करके गए और परीक्षा के समय में एकदम हमें वो वाली बात एकदम याद आ गई कि अरे मैडम ने एक बार ये वाली बात बताई थी, दीदी ने, मास्टर जी ने हमें ये बताया था। तो वो क्या हुआ, उसकी एक अच्छी स्मृति का लक्षण है कि उपयोगिता की दृष्टि के आधार पर। अब यह है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर होता जा रहा है, इसको अब हमने 2 भागों में बांट दिया। आज हमने इतना ही बताया। कल को हम क्या बताएंगे कि स्मृति के नियम क्या होते हैं, स्मृति की विधियां क्या होती हैं, स्मृति का प्रशिक्षण हम किस प्रकार से दे सकते हैं। कल हम उस बात को शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार घड़ी दिखाई जा रही है, इसलिए मैं आपसे अधिक बातें नहीं करती। उसके साथ ही मैं आपसे विराम लेती हूँ अपने। वैसे अभी हमारा आधा भाग इसका अपूर्ण है, हम कल आधा भाग पूरा करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, सुनिएगा इसको। और जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। जो इसके प्रति कमेंट दे रहे हैं उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।